हुकूमत ने जाली राजकुमारी की इंतहा पसंदी, इंतशार और नफ़रत से जुड़ी सियासत को ज़मीन बोस कर दिया। कल अब्बू बचाने के लिए जिन कंधों को वो इस्तेमाल करते हुए इस हुकूमत को तोड़ने और घर भेजने के बार बार दावे करती रहीं, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान को वो तरले करके स्टेज पे खड़े होके कोई नया लारा सुनाने का बार बार इल्तजा करती रहीं। लेकिन आज कौम के सामने वो तमाम हकीकतें आश्कार हो गईं कि ये गैर फितरी इत्तेहाद जो बेवक्त की रागनी थी, जिसका महवर और मकसद अवाम की और इस मुल्क की कौमी सलामती और मफादात से नहीं जुड़ा था, बल्कि इस चूं चूं के मरबे में हर तरह का ज़ाती लालच, हर तरह का मफाद और मखसूस एजेंडे पे मुश्तमिल वो मिक्स अचार मौजूद था। जरदारी साहब को इस हवाले से इस पूरी चैम्पियनशिप और लीग जो चल रही थी विद इन पीडीएम, उसे जीतने का एजाज़ हासिल हुआ है, क्योंकि मीडिया की स्क्रीन गवाह है। आप सारे साथी इस बात की ना सिर्फ ऐनी शाहिद हैं, बल्कि तायीद करेंगे कि बार बार एक ही बात मैंने कही, और मैं शुक्रगुजार हूँ जरदारी साहब की कि उन्होंने मेरी उस अल्फाज और बयानिए पे कल मोहर तस्दीक सबत की, जिस पे बार बार यही बात मैंने कही कि मरसू मरसू इस्तीफ़ा ना डेसू और मरसू मरसू सिंध ना डेसू। तो वो जो सिंध ना डेसू वाला बयानी है, इस बात की अक्कासी करता है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की भयानक लालच में मबनी सियासी उस खौफनाक चेहरे को भांप लिया था, और जब उन्हें पता था कि ये अदारों को मुतनाज़ा बना के पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं, और आखिरी बयान जो एक कठपुतली एमएनए से दिलवाया गया कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, तो उसने इस सारी दम तोड़ती सियासत जो नून लीग की थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया, और पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाने वालों को कल जिस रुसवाई से गुजरना पड़ा, जिस डटाई से वो एक दूसरे के कारनामे और स्याहकारियाँ बयान करते रहे, उससे एक चीज़ भी बड़ी उभर के अवाम के सामने आई और एक हकीकत फिर से खुल गई कि जो दवाई लेने गए थे और जो डॉक्टर को दिखाने गए थे, उनकी बेटी ने कल इतराफ़ जुर्म कर लिया कि वो उनकी जान को नैब से ख़तरा है। इसका मतलब है कि नैब तो ना किसी की जान ले सकता है और ना दे सकता है, ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है। असल ख़तरा उनके अब्बू को जिस चीज़ से है वो माल जाने का ख़तरा है, असासे ज़ब्त होने का ख़तरा है और मनी ट्रेल देने का ख़तरा है,
اس قوم کے, اس ملک کے اربوں ڈالر منی لانڈرنگ کے ذریعے جو باہر گئے, ان حقائق کو واضح کر کے اعتراف جرم کا خطرہ ہے. اور پھر ایک انتہائی اہم کل ان کے اندر کی جو کہانیاں باہر آئیں, تو اسحاق ڈار جو سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے نہیں آیا, اس کی وعدہ معاف گواہ بننے کا خطرہ ہے. کیونکہ جس دن اسحاق ڈار پاکستان آئے گا, سب سے پہلے وہ اعتراف جرم کرے گا, اور وہ تمام حقائق جو اس سے پہلے وہ نیب کو ایفیڈیوٹ دے کے شریف خاندان کی کارستانیاں بتا چکا ہے, وہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ کمزور دل اور کمزور ایمان والا شخص ہے. تو اس کو جو ہے جس دن پاکستان بھیجا, یہ سب سے پہلے گھر کا بھیدی لنکا ڈھا دے گا. اور یہی وہ وجہ تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو آج کل بوتان عباسی کے نام سے جانے جاتے ہیں, انہوں نے اس قوم کے خرچے پہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس مفرور کو پاکستان سے فرار کرایا. اور الٹیمیٹلی آج وہ اداروں کا, عدالتوں کا اور اوورآل اس قوم کا باہر بیٹھ کے جس طرح منہ چڑھا رہے ہیں اور پاکستان آنے سے قطنی کترا رہے ہیں, اس کے پیچھے حقائق یہ ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے زیادہ پرعزم ہے. تو اس لیے انہیں پاکستان آنے سے روکا جا رہا ہے, اور سینٹ کا ووٹ بھی وہ ڈالنے کے لیے نہیں تشریف لائے. آخری بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو اس لیگ کے اندر چیمپئن بن گئی, انہوں نے اپنے سینیٹر بھی بنا لیے, انہوں نے حکومت بھی بچائی, اور اوورآل اپنی کھوئی ہوئی جو سیاسی ساکھ تھی اس کو میڈیا کی سکرینوں میں مین فرنٹ رول لیتے ہوئے وہ سپیس بھی گین کر لی. لیکن یہ دو جو تھے ہمارے اس پورے 11 جماعتوں کے اندر سیاسی اداکار, ان کے ہاتھ کیا آیا سوائے اپنے ہاتھ ملنے کے. وہ خالی ہاتھ ہی کل اس اجلاس سے چلے گئے. ایک یہ رول تھا جو پی ڈی ایم نے عوام کے سامنے بے نقاب ہو کے ہمیں گھر بھیجنے کے لیے جو دعوے کیے تھے, وہ کل جو ہیں وہ بیانیہ بھی تدفین ہو گیا, اور الٹیمیٹلی پی ڈی ایم کی سیاست کا جس دھوم سے آپ نے دیکھا کل جنازہ نکلا, تو میرے میڈیا کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ مٹھائی کھلائیں, تو میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, کیونکہ سجنا بھی مر جانا. تو چونکہ اس وقت اگر نون لیگ کا بیانیہ اپنی موت مرا ہے تو ہمیں ان سے ہمدردی ہے, وہ حالت سوگ میں ہے, آفٹر آل ہمارے کولیگ ہیں, تو ہمیں ان سے ہمدردی کرنی ہے. اب یہ ان کا جو کام تھا قوم کو گمراہ کرنا, ورگلانا, اداروں کو عدم استحکام کی طرف لے کے جانا, معیشت کو اور زیادہ پریشان کن حالات میں دھکیلنا, مافیاز کی سرپرستی کرنا, ذخیرہ اندوزوں کے پیچھے کھڑے ہونا, قبضہ گروپوں کو سرپرستی دینا, یہ وہ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں. انشاءاللہ اب ہمارے حصے کا جو کام ہے, جو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہے وہ کرنے کے لیے پرعزم ہے. اور پوری قوم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ مہنگائی کا چیلنج ہے. اس سے نپٹنے کے لیے صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ جو پبلک سیکٹر ریلیف انیشیٹیوز لیے ہیں, اس میں 7 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں, جس کے اندر جو 313 ہمارے سستے بازار ہیں جن میں ہم اس چیز کو انشور کرنے جا رہے ہیں کہ آٹے کا 10 کلو کا جو تھیلا ہے اس پہ 120 روپے کی سبسڈی دیں.
चीनी जो है उसको उन सस्ते बाज़ारों में हम 60 रुपये किलो के हिसाब से दें। जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं वहाँ हम सब्जियाँ और डेली यूटिलिटीज़ के जो प्याज, टमाटर और उसके साथ जुड़े दीगर लवाजमात हैं उनको सस्ते दामों फराहम करें। और इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में एक जो है वो अथॉरिटी बनाई गई है। उस अथॉरिटी को ये कंज्यूमर्स जो सारिफ है हमारा, उसके राइट्स की प्रोटेक्शन और कीमतों पर नज़र रखने के लिए डिजिटलाइज मैकेनिज़्म की बुनियाद पे उसको एम्पावर किया जा रहा है। और सूबा पंजाब के 12 करोड़ आवाम की ज़रूरियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इस सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए असर नौ एक नया जज्बा, अज़म और ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ अदा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब जो है हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करने जा रहे हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो 36 अजला हैं उनमें हम डिस्ट्रिक्ट पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। उस इंडिविजुअल ज़िले के अंदर जो उसकी तालीमी, सेहत से जुड़ी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी, पीने के साफ़ पानी, ड्रेनेज, सीवरेज और ओवरऑल जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं उस स्पेसिफ़िक एरिया के, उसको हम तरक्की में, खुशहाली में हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो नारा था उसको अमली ताबीर देने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब जो है वो एक ऐसा सूबा जहां हरियाली, ज़राअत के साथ जुड़ा जो फूड बास्केट की ज़िम्मेदारी और ओवरऑल इसकी तरक्की के साथ जुड़े जो रोड नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और फिर सबसे बड़ा जो महंगाई और फिर बेरोज़गारी का चैलेंज है, हम इसमें वज़ीर आज़म का हरावल दस्ता साबित होंगे। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इंशाअल्लाह ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, आपने देखा है कि वज़ीर आला ने विज़िट भी किया है। मैं चाहूँगी कि जो हमारी मरहलावार एक सपोर्ट और फैसिलिटेशन चल रही है, अभी हम 70 साल तक की उम्र के लोगों को एक्सेस दे रहे हैं कि वो आए, फिर 60 साल और फिर 50 साल और इसी तरह मरहलावार हम हर सिटीज़न को इस वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने जा रहे हैं। और मेरी ये अपील है कि आवाम को मीडिया मोटिवेट करे और आप लोग इस सहूलत से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हूँ। सीनियर सिटीज़न हमारे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रायोरिटी ग्रुप में नंबर 1 है, हेल्थ वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन डिफेंस फोर्स है हमारी, जो पैरामेडिक्स और नर्सिस और उसके साथ जुड़ा हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने वाला तिब्बी अमला, उनको तो हम ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं। लेकिन पब्लिक एट लार्ज में मरहलावार वैक्सीनेशन का ये अमल जो है वो सूबा भर में जारी है। और मीडिया के अंदर भी इंशाल्लाह कल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में जो मीटिंग हुई है, हमने ये फ़ैसला किया है कि हम, चूँकि मीडिया भी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस में होता है और हमेशा इस वबा को, कोरोना को कंट्रोल करने में मीडिया ने भी अहम और कलीदी किरदार अदा किया है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है कुछ के हर ज़िले के अंदर हमारा जो मीडिया है और स्पेशली जो पंजाब के, लाहौर के और बड़े शहरों में, उनको भी हम इस वैक्सीनेशन की सहूलत से मुस्तफ़ीद करें। और इंशाल्लाह जिस तरह बहसीत कौम हमने कोरोना का मुकाबला किया था, हम इसी तरह मीडिया की सपोर्ट से ये जो हालिया लहर है, बदकिस्मती से ये इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई है और इन्फेक्शस रेशो जो है हमारी इस वक्त 7.1 और 7.2 के इर्द गिर्द जा रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां हमें SOPs को फॉलो करना है, वहां उसके साथ साथ मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस और आवाम को इस वबा से
बचाने के लिए हिकमत अमली पे अमल करना है। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं दो चीज़ें, बारी बारी कर। डॉक्टर साहब दो चीज़ें, एक तो जो कोरोना की हालिया लहर आई है, अभी तक आम लोग उससे उस तरीके से वो रिएक्ट नहीं कर रहे, अब भी वैसे ही मामूलात ज़िंदगी चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने जिस तरह पहली लहर पर एक मुकम्मल क्रैक डाउन तक गवर्नमेंट गई थी, गवर्नमेंट क्या इस तीसरी जो 7 पॉइंट पर जा रही है, इस पर गवर्नमेंट क्या अपने SOPs के साथ उसी शद्दोमत से काम करेगी? और दूसरा, आपने बात की मीडिया के हवाले से, आपको कोई महीना पहले का एक लेटर आपके हुक्म के मुताबिक ही दिया गया था लाहौर प्रेस क्लब के लिए, अभी तक वो लेटर उसकी कोई फेट तय नहीं हो रही कि कब से वैक्सीनेशन शुरू कर रही हैं आप? देखिए, जो कोरोना एज अ वबा आपके सामने एक चैलेंज बना हुआ है, तो ये यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमने जहाँ पे अपने अवाम को बचाना है, उनकी जानों को बचाना है, वहाँ उनके रोज़गार और कारोबार को भी बचाना है, और उससे गुर्बत से भी बचाना है, बेरोज़गारी से भी बचाना है। तो पैरेलल दोनों स्ट्रेटजीज़ को लेके चलना है। लेकिन जो आपका दूसरा पॉइंट है, NCOC डिसीजन लेती है, NCOC के फ़ैसले जो हैं वो सूबे इम्प्लीमेंट करते हैं। NCOC की तरजीहात में मीडिया को हमने इंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट की है, और कल भी मीटिंग में मैंने ये गुजारिश की थी कि मीडिया एक ऐसा हमारा उस फील्ड के अंदर सबसे मौसर सफाई के तौर पे लड़ रहा है, और उनकी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, तो अन करीब इंशाल्लाह इस पे मुस्बत पेशरफ्त होगी। क्योंकि ये फ़ैसले सूबाई हुकूमतें इंडिविजुअली नहीं ले सकती, ये डिसीजन NCOC की सतह पे होने, हमारी रिकमेंडेशन उनके पास है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जल्दी इस हवाले से हमें वो एक वाज़िया लाएमल दे देंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि PDM का जो हाल हुआ वो आपके सामने है, मरियम नवाज की सियासत को आप कैसा देखती हैं? क्या मरियम नवाज का मुस्तकबिल है? हमजा या शहबाज शरीफ दोबारा से कोई टेक ओवर करेंगे, या आप समझती हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज का क्या सियासी मुस्तकबिल है? देखिए, कल आपने देख लिया कि जहाँ ये हुकूमत को घर भेजने के लिए सर जोड़ के बैठे हुए थे, हुकूमत गिराने की बातें करने वाले जो हैं वो खुद ही एक दूसरे के वज़न से गिर गए, और कहीं पे भी हमजा शहबाज की कोई आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी, कहीं पे आपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने कोई अपना लाएअमल नहीं दिया। और पार्टी के सदर होते हुए शहबाज शरीफ साहब की मानी खेज खामोशी इस बात की अक्कासी करती है कि घर के अंदर जो दरारें थी अब शगाफ में बदल चुकी हैं, और वो ऐसे शगाफ हैं कि जो पुर नहीं किए जा सकते, और अल्टीमेटली जो बाहर आ गए हैं उन्होंने लीड करना है, और जो बाहर हैं उनके अंदर जाने के दिन आ रहे हैं। जी जी, मियां मोहम्मद बख्श का आपने शेर भी पढ़ा है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। चेयरमैन WMC जो साबिक हैं अमजद लोन, उन्होंने खत लिखा है कि मियां असलम इकबाल ने 1.25 अरब रुपए की करप्शन की है, इन पर नैब का केस बनता है। इस पर बता दें कि आप क्या एक्शन लेंगी, उन्हें वजारत से निकालेंगी? जिस तरह अलीम खान और सिफ्तैन खान न्याजी पर इल्ज़ाम था तो उन्हें ओहदे से अलग कर दिया गया था, इसका जवाब दिएगा। और वज़ीर आला पंजाब के लिए जहाज़ का, हेलीकॉप्टर का नए जो वो मंजूरी दी गई है, वो भी बता दें कि एक गरीब सूबा आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और वसीम अकरम प्लस के लिए जहाज़। आप भी बोल लें जी, ताकि आप मुझे बोल लें। अच्छा जी, अभी बात यह है कि देखिए, जो लेटर अमजद नून साहब की तरफ से लिखा गया उसको एनालाइज करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए, चूँकि वो पार्टी के एक अहम ओहदेदार रहे हैं, तो पार्टी की सतह पे पहले उन एलिगेशंस की एक एवेलुएशन और एनालिसिस होगा। देखा जाएगा कि ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़े माविया है, क्या है ये, उसको देखा जाएगा और हक़ाइक़ के साथ मैच किया जाएगा। अगर कहीं पे हकीकत जो है उसकी झलक
उनके उन इल्ज़ामात में नज़र आई, तो फिर आपको पता है कि जिनका नाम इमरान खान है उनकी ज़ीरो टॉलरेंस होती है। लेकिन देखना ये है कि इल्ज़ामात के साथ जुड़े हक़ाइक़ क्या हैं, और हक़ाइक़ पे बमनी ही इस पर लाए अमल तय किया जाएगा और कोई चीज़ भी आपसे नहीं छुपाई जाएगी। दूसरी बात जो आपने सूबे के हवाले से कही है, तो देखें कि अभी आपके इस सूबे में जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, कि हम ये चाहते हैं कि सीएम जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे और वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हर डिस्ट्रिक्ट के मसाइल को असर नो सुने भी और उसके तदारक के लिए मौके पे अहकामात दें, ताकि ये जो डिलेड रिस्पांस है इंतज़ामिया की सतह पे, आवाम ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर के जो अहकामात हैं वो नीचे 100% सेम स्पिरिट से उस पर अमल नहीं होता, तो जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ देने में डिलेड रिस्पांस है। हम ये चाहते हैं कि वज़ीर आला की एक्टिविटी, मोबिलिटी और आवाम के साथ जो एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो। उसके लिए कम्युनिकेशन और वक्त बचाना एक बहुत ज़रूरी अमर है। तो इसको मैं आपके सामने सारा इसका बजट प्लान ले आऊँगी कि हम अगर उसको लीज़ पे ले रहे हैं उसका बजट क्या है और कितना ख़र्चा उस पर आ रहा है, और ओवरऑल अगर हम पुराने को यूज़ करते हैं तो उसकी रिपेयर पे क्या ख़र्चा है। तो यकीनन अगर रिपेयर पे जाएंगे आप तो पुरानी चीज़ें जो है वो उस पे आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो हेली हो या जहाज़ हो। तो नया जो है अगर वो बेहतर टर्म्स कंडीशन पे वो कम पैसे खर्च करके आपके वसाइल भी बचें, टाइम भी बचे, तो उसका जायज़ा ले सकते हैं हम, और आपके साथ बैठ के डिटेल में उससे आपको अपडेट दूँगी। लेकिन उसका मकसद कोई फ़र्द वाहिद को रिलीफ देना नहीं, वो इस सूबे की ज़रूरत है, और सूबे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको फिर कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जिससे आप आवाम तक बर वक्त पहुँच सकें और उसको रिलीफ देने के लिए अपना वक्त और एनर्जीज जो है उनको बचा सकें। मलक साहब जी जी। ये फरमाइएगा कि पिछले दिनों हुकूमत की या वज़ीर आला की तब्दीली की अफवाहें थी और राजा बशारत साहब का नाम भी फाइनल किया गया था, क्या वो बहस अफवाहें थी या उस मकसद को कुछ देर के लिए डिले कर दिया गया? मलक साहब चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मीडिया में बहुत ज़्यादा हैं ख़ास तौर पे, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं स्क्रीनों की जीनत बनने के लिए कोई ना कोई चुटकुला छोड़ दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जितनी करीब से मैंने उनके साथ काम करके देखा है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुकम्मल एतमाद जो है वज़ीर आज़म का उस पर है। और जब मेरे से मीडिया पूछ रहा था बार बार, तो ये सामने बैठे मेरे भाई जो है इनको पता है कि मैं इनको बता रही थी कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, इन पे कान ना धरें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और इमरान खान एक ही कश्ती के सवार हैं। इस कश्ती ने 2023 तक आगे चलना है और किसी को भी इस कश्ती से बाहर नहीं जाना। लिहाजा अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय आप अपनी तवानाइयाँ जो है सूबे के अवाम की बेहतरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे लगाएं, उनको हाईलाइट करें, और बाकी जो उम्मीदवार जिनके आप पार्टी या पार्टी से बाहर आप नाम लेते हैं तो ख्वाहिशों पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन ये है कि कम अज़ कम वज़ीर आज़म इमरान खान एज अ कैप्टन उनके फ़ैसले जो हैं अल्टीमेटली ख्वाहिशात को मल्टीमेट करते रहते हैं और करते रहेंगे। हमारे इस्तीफे जो है वो एटम बम है, ये एटम बम क्यों नहीं चले? और दूसरा ये भी बताइएगा कि नून लीग और मौलाना मिल के क्या इस्तीफे दे देंगे पीपल्स पार्टी के बगैर? ये वो एटम बम है जो अपने ऊपर चल गया, और वो एटम बम पीडीएम के लिए बनाया था उन्होंने, पीडीएम पे चल गया और पीडीएम को ही उसने जला के राख कर दिया है। और आपको पता है कि जब एटम बम चल जाए उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो जिस सियासत पे वो एटम बम चला है, अब आपको खुद पता चल गया है कि वो इस्तीफे दे या ना दे, वो सियासत ही जल के राख हो गई है। तो अब वो कोई हैसियत नहीं है कि वो अकेले चल पड़े, इस्तीफे दे दें या ना दें।
जो उनके साथ वारदात हो गई है वही काफ़ी है। अच्छा पर ये फरमाइएगा जी कज़ाफ़ी साहब, पीडीएम का बयानिया तो उसकी तदफीन हो गई जी, लेकिन यूँ महसूस होता है कि जिस तरह हुकूमत के बयानिए की भी तदफीन हो गई कि इदारों का एहतराम किया जाएगा, इदारों की बात मानी जाएगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से इतराज़ात उठाए जा रहे हैं, डस्का इलेक्शन के हवाले से स्टेटमेंट्स दी गई कि फैसला तस्लीम किया जाएगा और उसके फ़ौरन बाद जिस तरह हुकूमत ने अपना बयानिया बदला, ये क्या माजरा है? कज़ाफ़ी साहब देखें, जितनी इस हुकूमत ने टॉलरेंस दिखाई है, क्या कभी आपने देखा कि हुकूमत जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के हवाले से एप्लीकेशन दे इलेक्शन कमीशन को कि ये बाइस्ड है, ये मखसूस सियासी जमात का एजेंडा टो कर रहे हैं, ये एक ख़ास एजेंडे पे यहाँ आए हैं और आरओ साहब जो हैं वो कानूनी किरदार अदा नहीं कर रहे, तो आप उस इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ अपोजिशन को रिलीफ देने के लिए तो आ जाती है कि यहाँ पे आपका जो है वो अमला नहीं पहुँचा, तो वहीं बैठी एप्लीकेशन देती उस वक्त के जो कैंडिडेट हैं उसकी चीखें वो इलेक्शन कमीशन के कानून में सुनाई नहीं देती, जिसमें वो कैंडिडेट हैरान हो के बार बार आरओ से पूछ रहा है कि ये मंडी जो लगी हुई है जिसमें सिटिंग एमएनएस एमपीएस उनको रिटर्निंग ऑफिसर के नताइज अनाउंस करने के टाइम तक उनको घेरा डाल के यरगमाल बना के बैठे हुए हैं, ये किस लिए आए हुए हैं? और इनके हवाले से भी कोई आप स्टेटमेंट दें, कोई इनके हवाले से नोटिस लें, कोई इनको लेटर इशू कर दें कि आप बाहर चले जाएं, आप रेंजर को बुलाएं जो बाहर खड़ी है, उसको कहें कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, आसन इकबाल साहब, मियाँ जवेद लतीफ़, उज़मा बुखारी, अतात आड़ड़ और 1 दर्जन MP मैंने तो इनको बाहर निकाल दें। तो हुकूमत मुझे बताएं कि वो वहाँ कैंडिडेट अगर किसी इस तरह के मिसकंडक्ट की तरफ निशानदेही करता है तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया? क्या आज तक आपने देखा कि किसी मीडिया के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट चली कि आरओ ने कहा होगा कि जनाब मैं इनको भी नोटिस देता हूँ कि ये मेरे दफ्तर क्या लेने आए हैं? या जो राना सनाउल्ला है वो इलेक्शन वाले दिन वहाँ प्रेस टॉक पोलिंग स्टेशन के अंदर कैसे करके गया? क्या वह आपकी नज़रों से कोई ऐसा नोटिस गुजरा? क्या आपकी नज़रों से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जो वीडियोस आपको दी गई वहाँ पे कैंडिडेट के साथ नून लीग ने इश्तियाल दिलाने के लिए जो फायरिंग की वो तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, लेकिन क्या किसी ने आज तक उस इलेक्शन कमीशन के कानून में ये बात रस घोलते सुनी आपने कि जो वहाँ पे एक ही घर के 3 अफराद कत्ल हो गए, एक कत्ल हुआ और 2 हॉस्पिटल चले गए, फायरिंग का निशाना बने, और नून लीग की जाली राजकुमारी फूलन देवी का जो रूप धार के अगले दिन वहाँ स्टेज पे खड़े उस कातल को पकड़ पकड़ के हाथ लहरा के शाबाश देती रही, और वो मजलूम जो है बेबसी की तस्वीर बने इलेक्शन कमीशन की तरफ देखते रहे। क्या इलेक्शन कमीशन के उस पूरे प्रेस रिलीज़ के अंदर किसी ने उन मजलूमों की दारसी देखी, सुनी? तो ये सारे का सारा जो हुकूमत पे गिराया गया नज़ला था, इसका मकसद उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूँकि ये इलेक्शन के हवाले से प्रोसीडिंग चल रही हैं, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत और इंतज़ामिया पे इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर सूबाई हुकूमत इतनी ही नालायक और नाअहल थी तो साथ वाले वज़ीराबाद के हल्के में भी वही सूबाई हुकूमत थी, वही चीफ सेक्रेटरी था, वही IG था, वही सारा पैराफिनेरिया था, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे नून लीग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ वो उनको पता था कि यहाँ हमारा वोट का मार्जिन जो है जो 50,000 था वो 4,000 पे आ गया, तो वहाँ पे भी हम जीते क्योंकि हमने अपना जो वोट बैंक था उसको बढ़ाया। इसी तरह डस्के के अंदर जानबूझ के
ये कंट्रावर्सीज़ की गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम देख रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दी या वज़रा ने दी, तो मकसद यही था कि जो इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और मुनसफाना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी थी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगर आज वो टेक्नोलॉजी यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में और सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में बरूए कार लाई जा चुकी होती, तो मुझे बताएं कि कोई उंगली उठाता? कोई हारने वाला कहता कि मेरे साथ धांधली हुई है, या वोट चुराए गए हैं, या पैसे का लेन देन हुआ है, या ज़मीन खरीदे गए हैं? तो असल जिस अदारे की जिम्मेदारी है उसको एज अ रेगुलेटर काम करना है, और ये हमारे कंसर्न है। हम चाहते हैं कि वो इदारा एम्पावर हो, वो इदारा अपने आप को मजबूत बनाए, बाख्तियार बनाए, और जो लेजिस्लेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बायोमेट्रिक्स को मुतारफ करा के उस अदारे के ज़रिए बरूए कार लाना चाहते हैं। हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती। जिस अदारे का काम है उसको तकवीयत देने के लिए हम बायोमेट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो चूँकि जब आप अगर प्रेस रिलीज़ देखें जो उनके PRO साहब हैं, मैं वहाँ पे 2 दफ़ा इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और तीसरी दफ़ा मैं अब वहाँ पे रह के आई हूँ, उसकी लैंग्वेज देख लें। जो PRO है, क्या किसी इदारे की प्रेस रिलीज़ इस तरह की होती है? जो PRO है वो नून लीग का उस वक्त से प्लांटेड उनका एक ऐसा इंडिविजुअल है जो इलेक्शन कमीशन की लैंग्वेज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करने की बजाय उसको पॉलिटिकल रंग देता है, जिसकी वजह से ये गलत फहमियाँ जन्म ले रही हैं। हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव जो है अदारे का जो है उसको आप आगे लाएं। पॉलिटिकल नैरेटिव सियासतदानों ने देना है, सियासी जमातों ने देना है। इदारे अगर पॉलिटिकल नैरेटिव देंगे तो इससे जो है वो उन अदारों की गैर जानबदारी जो है मुतासर होगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बलदियाती इलेक्शन के हवाले से भी अदालत ने कहा है कि हुकूमत पंजाब बलदियाती इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती, जबकि लास्ट टाइम वज़ीर आज़म आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि बलदियाती जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज किया जाए। अब आज फिर वो आ रहे हैं, ये बताइएगा कि आप लोगों ने कितना फ्रेमवर्क कर लिया और कौन सी डेडलाइन आपने तय कर ली है कि इसको हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं? देखिए, जो पिछला सवाल जितनी चार्जशीट आपने लगा दी है, क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इंस्टीट्यूशनल ऑटोनमी की तरफ जा रही है। हम अदारों को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो किसी भी जमात या हुकूमत का ज़ैली विंग बने, और जो इससे पहले होता रहा सारी आपकी मसाइल की जड़ जो है 73 साल से, अगर कोई भी जो इलेक्शन जीतने वाला है वो उसकी तरफ उंगलियां उठती हैं, हारने वाला अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है, तो इस सारे अमल का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ एक अदारा है जिसको अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियां अदा करनी है। आपके हमसाया ममालिक में, रीजन में, दुनिया की डेवलप डेमोक्रेसीज़ में जहाँ इलेक्शन होते हैं, क्या कभी आपने वहाँ इस तरह की गूंज सुनी? हर कोई रिज़ल्ट एक्सेप्ट करता है क्योंकि वहाँ इलेक्शन कमीशन एज अ रेगुलेटर एक आज़ाद और फ़ाल किरदार अदा करता है। हम चाहते हैं कि हमारा ये इदारा है, इस मुल्क का इदारा है, इसको हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें। दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम इसमें मुतारफ़ कराएं और उसको रेप्लिकेट करें, और हम दुनिया की जो दीगर जमहूरी रवायात हैं उनको आगे ले जाते हुए पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन करवाएं कि कोई भी उस पर उंगली ना उठाए और उसमें अपोजिशन भी हमारे साथ तावन करे। और जो रिफॉर्म कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, अपोजिशन उसका हिस्सा बने और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को आज सरे नौ एक नया जन्म दें, और इलेक्शन कमीशन पे हम सियासत ना करें, ना इलेक्शन कमीशन हम सियासत करे, बल्कि इलेक्शन कमीशन उस प्रोसेस को रेगुलेट करे एज अ रेगुलेटरी बॉडी। और जो आपकी बात है जो बल्दियाती इलेक्शन का, देखें
प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं कि बलदियाती स्ट्रक्चर क्या हो। तमाम तर हमारी उनको मोटिवेट करने के जो हरबे थे कि वो डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ ना जाएं, तो वो एक ही बात पे खड़े हैं कि मैं आम बंदे को ये देना चाहता हूँ ताकत कि वो डायरेक्ट वोट से अपना मेयर चुने, वो डायरेक्ट वोट से अपना टाउन कमेटी का चेयरमैन चुने, और वो सारा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर डायरेक्ट वोट जो है उस इंडिविजुअल को राइट मिले, ताकि उसके अंदर ये लेन देन ख़रीदो फरोख्त जो है उसकी हौसला शिकनी हो। तो प्राइम मिनिस्टर उस इलेक्शन में भी शफाफियत चाहते हैं, उस निज़ाम के अंदर भी वो चाहते हैं कि ये जो इतने काउंसलर इकट्ठे कर लिए, इतने जनाब फ़लाँ ने उनको यरगमाल बना लिया, ब्रीफ केस की चमक से उसने जिसके पास पैसा है उसने उनको अपने साथ खड़ा करके वोट ले लिया। तो वो चाहते हैं कि असल हकीकी जमहूरियत जो है निचली सतह से जो लीडरशिप निकले वो साफ़ और शफाफ लीडरशिप निकले और अवाम उसको चुने, और फिर वो आगे नेशनल और प्रोविंशियल स्ट्रक्चर के अंदर इस मुल्क की ज़िम्मेदारी ले। तो वहाँ रिफॉर्म्स जो वज़ीर आज़म उसको मॉनिटर करते हैं, तो जहाँ कहीं पे वो उनकी राय दोबारा से वो कहते हैं कि यहाँ गैप है, इसको रीएड्रेस करें, तो कहीं बदनीति शामिल नहीं है, डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा फ़ाल सिस्टम जो बल्दियात के साथ जुड़ा है, जिसमें हकीकी जमहूरियत की झलक नज़र आए और अवामी अमंगू की वो निज़ाम तर्जमानी करे। ये डेवलपमेंट की स्कीम में काम ये MP MNAs को ना करने पड़े, वो लेजिस्लेशन करें, रिफॉर्म्स करें और कौमी और अवामी मफाद में मेगा इनिशिएटिव्स की तरफ जाएं। ये छोटे छोटे इशू आपकी ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप करे तो इंशाल्लाह वो निज़ाम सबको काबिल कबूल होगा। और उसकी जी आखिरी बटे में लेट है। डॉक्टर साहिबा, कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो था उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब के अंदर लॉकडाउन लगाया गया। अगर लॉकडाउन तो उसको मद्देनजर रखते हुए नहीं लगाया गया तो फिर SOPs के ऊपर अमल क्यों नहीं? और दूसरा, डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स जो हैं, कुछ वर्कर्स को बरगला कर सेक्रेटेरिएट के बाहर में बैठी हुई हैं, जिससे ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रही है और जाहिर है कोरोना केसेस भी बढ़ने के खदशात होंगे। इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, ज़िंदगी और मौत जो है वो तो अल्लाह के पास है, लेकिन जो अमवात वाक़या हो रही हैं वो किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो रही हैं कि SOPs या लॉकडाउन उसकी वजह से हमने इम्पोज़ किया है। ये हमारी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है। हमें अपोजिशन से उनके नज़रिए से उनके बयानिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़ी हों, इस वबा को ख़त्म करने में हमारा साथ दें और SOPs पे अमल करके हम जिस तरह पहले सुरखरू हुए थे इस लहर से भी हम नबरदज़मा हों। उसमें कोई हमारी हिडन मैलाफाइडी नहीं है। जो आपने लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहा है तो यकीनन वो भी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उनको भी हमारी तवज्जो दरकार है। हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठ के इस पर भी जल्द अज जल्द हमें एक लाया अमल सामने लाने की ज़रूरत है ताकि वो भी इस करब से निजात हासिल कर सकें और इंशाल्लाह उसमें भी हम आपको जल्द अच्छी और मुस्बत खुशखबरी देंगे। लास्ट बस करो, माफ़ी। ख़वातीन से रिलेटेड सवाल है। शहबाज गिल साहब पर जब हमला हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि मेरी दादी आलू पालक पका रहे सर। जदों पाकिस्तान बनदा रात 12 बजे ऐलान होया, अगस्त का महीना सी ते वो आलू पालक अपने जानवर वेलने उत्थे छड्ड के जेड़ा पाकिस्तान वाल आ गए। तुसी खतून हो, पिंड दी रहन वाले आ, जरा दसो अगस्त च आलू पालक पकदी होंदी है कराची पिंडां? शहबाज गिल जो है वो मेरा भाई है और जो कल बल्कि 2 दिन पहले जिस तरह से उसके साथ नून लीग ने अपनी रवायती गुंडागर्दी की झलक दिखाई, ये ज़हन में रखे नून लीग कि अगर ये वतीरा उसने ना बदला,
ये अदाएँ ना बदली तो पेशियाँ रोज़ आपकी हो रही हैं, और अगर हमारा कारकुन ये उससे तहैया किया तो फिर आपके लिए मुंह छुपाना मुश्किल होगा। रोज़ आप मास्क पहन के नहीं आ सकते। ये इंतहाई जो है वो काबिल मज़म्मत फ़ेल है, और कारकुनान की सतह पे उनको वरगलाना, इश्तियाल दिलाना और इस किस्म की स्याहकारी के साथ नत्थी करते हुए सपोर्ट करना, नून लीग अपनी अदाओं को ठीक करे, और ये किसी के लिए भी सूटेबल नहीं है। ये कोई भी इसकी ज़द में आ सकता है। तो लिहाजा शहबाज गिल साहब के साथ जो वाक़या है, नून लीग कभी नहीं चाहेगी कि उनकी किसी क़यादत के साथ ये वाक़या रिपीट हो। बहुत शुक्रिया।